इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम दिए हुए हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है, उनको हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में चेंज करना है, ठीक है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। हम लोग अच्छे सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं। चलो फिर फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। आराम से पढ़ते हैं। देखो, इसको पढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ आपको पता होना चाहिए। क्या? देखो, 10 माइनस 2 और 2 माइनस 10, अगर इसको सॉल्व करेंगे आएगा 8, इसको सॉल्व करेंगे आएगा -8, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जिससे माइनस हुआ है वो संख्या क्या है, वो नंबर क्या है, बड़ा है, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है। अगर रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जिस नंबर से माइनस कर रहे वो नंबर छोटा है, ये बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, तभी इतना आया, है ना। इतना पता चल रहा है। क्वेश्चन में कहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। कितने नंबर है? 2 नंबर है। वो 2 नंबर हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं पहला नंबर x है, क्योंकि हमें नहीं पता है, और दूसरा नंबर y है। 2 नंबर हो गए। इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस एक्स भी हो सकता है, हमें नहीं पता, इसलिए बोला डिफरेंस। 2 नंबर का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। यहाँ भी 26 हो सकता है, यहाँ भी 26 हो जाता है। अब देखो कंडीशन क्या बन रही है। डिफरेंस 2 नंबर कितना आ रहा है? 26 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब जो बड़ा नंबर है, मतलब जो x होगा वो बड़ा होगा। यहाँ देखो, वही तो होगा। अगर नंबर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जिससे माइनस किया जा रहा है, जिस नंबर से माइनस किया जाए वो नंबर बड़ा है। अगर 2 नंबर डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब x बड़ा है तभी होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ x इज ग्रेटर देन y है। यहाँ पर आओ, y माइनस एक्स 26, इसका मतलब यहाँ पर y बड़ा है तभी तो पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? y इज ग्रेटर देन x। लिख सकते हैं, बस हो गया। यानी पहले क्वेश्चन क्या बना? x माइनस वाई इज इक्वल 26। सर फिर हम कौन सा लेंगे? आप कोई सा भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन कोई एक लेना है, ये नहीं दोनों लेना, नहीं, कोई एक लेना पड़ेगा। बस आपको बताना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर मैंने x को बड़ा माना है इसलिए आ रहा है, हो गया। अगर आप ये लोगे तो यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि y को मैंने बड़ा माना है, हो गया। कोई एक लेना है आपको। उसके बाद एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो हम ये वाला कंडीशन ले रहे हैं, इसको हटा दो, ये वाला कंडीशन ले रहे हैं, यहां से क्या पता चल रहा है? x नंबर जो है बड़ा है, बड़ा है, x को हमने बड़ा माना है, y छोटा है। अच्छा, अगर हम इक्वल टू लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? LHS और RHS दोनों इक्वल होते हैं, तभी तो इक्वल टू लगा है, मतलब जो LHS है वो RHS के इक्वल है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू वाई, आपको पता है कि x बड़ा है तभी 26 आया, ठीक है, x बड़ा है। अब क्वेश्चन आया, कह रहे वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कोई एक नंबर ऐसा है जो दूसरे का 3 गुना है। अच्छा बताओ, हमको क्या करना है? इक्वल करना है। इक्वल का साइन है, मतलब दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ये नंबर ऑलरेडी बड़ा है, बड़ा है नहीं, बड़ा है, ये नंबर ऑलरेडी बड़ा है। जब बड़ा है तो हमको क्या करना है? इक्वल करना है इसके। ये छोटा है तो किसका 3 गुना करेंगे? इसी का तो करेंगे, ताकि ये इसके इक्वल आ जाए। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 3 इंटू वाई। समझ में आया होगा? फिर समझ लेने पर देखो, x इज इक्वल टू 3y था, ओहो y था, हाँ। हम जानते हैं x जो है बड़ा है पहले से ही। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ हमें पता चल गया है x बड़ा है तभी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब x बड़ा है तो इक्वल टू साइन, मतलब इधर भी इक्वल होना चाहिए, इधर भी इक्वल, तभी इक्वल टू साइन लगा होगा, हाँ। इसका मतलब ये छोटा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कोई एक ऐसा नंबर है जो दूसरे का 3 गुना है। हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, लेकिन जब ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इक्वल टू साइन लगा, इसका मतलब दो तरफ इक्वल होना चाहिए। यानी ये छोटा है तो हम 3 गुना किसका करेंगे? इसी का करेंगे, तभी तो इसको इक्वल आएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन मतलब दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। आपको समझ में आया होगा? पहला इक्वेशन ये बनेगा, दूसरा इक्वेशन ये बनेगा, दोनों सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं फिर। अब देखो, इसको लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकंड नंबर y, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y, फिर यहां लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमने पहला नंबर x माना है, दूसरा नंबर y माना है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ बता दो कि हमने x को बड़ा माना है, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हो गया क्वेश्चन 1। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, x इज इक्वल टू वाई लिखा, हम जानते हैं ये बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, तो किसका 3 गुना करेंगे, इसी करेंगे, मतलब ये हो जाएगा। इसको हम लोग और अच्छे से x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहीं से लेते हैं ना, चल कोई बात नहीं। तो x इज इक्वल टू 3y लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, कॉमा वी गेट x की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 से इक्वेशन 1 है x इक्वल टू 3y, तो x यहाँ पे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। आप चाहे तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऐसे चूंकि करके x बराबर 3y था इसलिए, है ना। कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 2 कम 2 2 3 6, y आया 13। अब y की वैल्यू किसमें रखें, आसान कौन सा, यही में रख देते हैं। इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये है x माइनस 3y, इसको आप ऐसे लिख लो, कहाँ गया, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू आया 13, बता दो आप, क्योंकि y की वैल्यू 13 था इसलिए हमने रख दिया, x इज इक्वल टू 39 39। अब आपको यहाँ तक नहीं छोड़ना है, x और y की वैल्यू निकाल दी बस, हो गई। नहीं, आपने लेट किया था ना, तो यहाँ पे ऐसे हेंस करके लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दें, हेंस द फर्स्ट नंबर इज हमने x माना था, x वैल्यू कितना है 39, एंड सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर हमने y माना था, y की वैल्यू कितना है 13 है। अच्छा, इसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे मान लो यही दिखा देते हैं, कितना माना था हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और दूसरे क्या माना था, x इज इक्वल टू 3y माना था ना। अगर y की वैल्यू हम यहाँ 13 रखते हैं, x की वैल्यू कितना है 39, सॉल्व करते हैं, 39 इज इक्वल टू 39, देखो आ नहीं रहा है कोई, पहला वाला सेटिस्फाई हो गया, मतलब दूसरा वाला, पहला वाला देख लो, x वैल्यू कितना आया है 39 आया है, माइनस y की वैल्यू कितना है 13 आया है 26, माइनस करेंगे कितना आएगा, इसको माइनस करोगे कितना है 26। तो आपको देखो वेरीफाई नहीं करना है, बस आपको सॉल्व करना है। मैं आपको बस ऐसे दिखा दिया कि जो आपने लेट किया था इक्वेशन वो सही है। तो आप भी अगर कंफ्यूजन लग रहा है कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है गलत है, तो जो इक्वेशन आप बनाए उसमें एक बार पुट करके देख लो, सही आएगा आंसर, ठीक है। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखो बहुत से लोग पता होता है, जिनको नहीं पता है क्या होता है। देखो ऐसे दो एंगल जिनका अगर हम सम करें और वो आ जाए 180 डिग्री, जैसे मान लो ए ओ बी एक लाइन है ना, तो मान लो ये एंगल एक्स बना रहा है, ये एंगल वाई बना रहा है। अगर हम दोनों सम लेते हैं कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हाँ तो अच्छा बताओ x प्लस वाई कितना आ रहा है 180 आ रहा है, x 90 भी हो सकता है y भी 90 हो सकता है, ऐड करो कितना आएगा 180 आएगा। क्योंकि देखो x और y कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता है दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। अच्छा ये क्या हो सकता है, ये 89 हो सकता है, ये 91 हो सकता है, तभी कितना आएगा 180 आएगा, या ये 88 हो सकता है, या फिर इसे क्या बोलिए 92 हो सकता है, तभी कितना आएगा सम 180 आएगा। मतलब पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, जैसे ये कम हो रहा था अब इसको बढ़ाओ, मतलब इसको कम करो, या तो ये 91 हो सकता है या फिर ये 89 हो सकता है, तभी कितना आएगा सम 180 आएगा। ये 92 हो सकता है, ये 88 हो सकता है, तभी सम कितना आएगा 180 आएगा, है ना। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये तो कब पॉसिबिलिटी बनेगी जब दोनों एंगल इक्वल है। ये कब बनेगा जब कोई एक एंगल बड़ा है छोटा है, कोई एंगल बड़ा है छोटा है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल है, वो हमें नहीं पता, हम मान लिए वो एक्स और वाई है। क्वेश्चन का जो लार्जर है, यानी ये कंडीशन नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें कोई एक बड़ा है, यानी ये तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे बहुत हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन नहीं लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया ना द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल समा रहा है, मतलब 180, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल ये भी है, ये भी है, ये भी है, इन दोनों में से, इन सब में से कोई एक एंगल ऐसा जो लार्जर है, जैसे इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स, बढ़ा रहा है, द स्मॉलर, छोटे वाले एंगल को बाय 18 डिग्री। आप देखो, हम मान लेते हैं एक्स जो है बड़ा है, इस कंडीशन को देखते हुए मान लेते हैं एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, मान लिया हमने एक्स बड़ा है वाई छोटा है, तो ये कंडीशन लगा रहा है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छा पहला इक्वेशन यही बनेगा क्योंकि x प्लस वाई कितना 180 होता है, पहले तो ही बन जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है कि जो लार्जर वाला है, जो बड़ा वाला एंगल है, वो बढ़ा रहा है किसको, छोटे वाले को। अच्छा x इक्वल टू वाई होता है क्योंकि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, तो जो बड़ा वाला है छोटे वाले को बढ़ा रहा है कितने से, 18 डिग्री से बढ़ा रहा है, मतलब प्लस करेंगे, कितना करेंगे 18 करेंगे, क्यों उसमें करेंगे क्योंकि छोटा है, इसे बढ़ाएंगे तभी तो इक्वल टू का साइन लगेगा, तभी दोनों तरफ इक्वल होगा, समझ आया। x माइनस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है, बस सॉल्व करो। सर पहला इक्वेशन कहाँ से, अरे दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का 180 होगा ना, तो पहला इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन ये बना है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल को एक्सीड कर रहा है, कितने डिग्री से, 18 डिग्री से, क्यों कर रहा है, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो पहला इक्वेशन ये होगा, दूसरा इक्वेशन होगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो अब इसमें लेट करें, चलो let the larger angle P x डिग्री मान लेंगे, ठीक है, and smaller angle B y डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, पहले ये वाला लिख लेते हैं कि अगर हमने पहले ये लिख लेते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बन जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। टू मान लेते हैं, ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो किसको कहाँ रखें, मान लो इसी को ले लेते हैं, चलो ये लेते हैं, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है, x माइनस वाई माइनस 18 इक्वल टू 0, x की वैल्यू ये रखना है, तो जहाँ पर x वहाँ 180 डिग्री माइनस वाई माइनस 18 इक्वल टू 0, ऐसे यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 180 माइनस 2y हो जाएगा माइनस 18 इक्वल टू 0, अरे 0 डिग्री लगा दी, कुछ भी ये डिग्री लगी ना, तो सोटा 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6, और ये उधर जाएगा तो 2y हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, कट कर लो, 2 8 16 2 कम 2, यानी y कितना आया 81 डिग्री आया। y की वैल्यू किस में रख दें, आसान यही वैल्यू पढ़ रहा है, इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई माइनस 18 इक्वल टू 0, x माइनस वाई कितना है 81 माइनस 18 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा, माइनस दोनों उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 8 1 9 8 1 9 90 नहीं आ रहा है, अब आखिरी में हैंस करके लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं, चलो हैंस द लार्जर एंगल इज, कितना मानते हम लोग y डिग्री, y कितना आया 99 डिग्री, एंड स्मॉलर एंगल इज y डिग्री, y कितना था 81 डिग्री,
हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर एक्स में हम, अच्छा वाई की वैल्यू कितना आया था 81, इसमें एक बार ऐड करो 81 प्लस 18 कितना 99 आ रहा है। एक्स वैल्यू कितना है 99 है, सही तो है। ऐसे में देख लो कहाँ गया दूसरा वाला, ये था ना 89, मतलब 99 प्लस 18 सॉरी 81, 9 1 10 9 8 17 18 सही है। यानी आपने जो आंसर निकाला सही निकाला। फिर मैं कह रहा हूँ आपको वेरीफाई नहीं करना एग्जाम में, लेकिन मैं आपको इसलिए वेरीफाई कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर शी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो अगर ध्यान हो, हम लोग सेम क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। वो कौन सा क्वेश्चन था जिसमें हम लोग पेन एंड पेंसिल खरीदे थे, याद है। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट लगेगा, बस वहां पेन एंड पेंसिल था, इसमें बैट एंड बॉल है बस, और कुछ नहीं। तो सर अगला क्वेश्चन करें, नहीं करवा देते हैं। तो देखो एक बैट कितने का है नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि एक बैट एक्स रुपीज का है, क्योंकि हमें नहीं पता इसलिए हमने मान लिया है। और एक बॉल कितने का है नहीं पता, तो हम मान लेते हैं एक बॉल वाई रुपीज का है। जब एक बैट एक्स रुपीज का है तो 7 बैट्स कितने का पड़ेगा 7 एक्स रुपीज का, यही तो होगा। ठीक है, अगर एक बॉल वाई रुपीज का है तो अगर 6 बॉल्स हम खरीदेंगे पूरा, कितने का पड़ेगा 6 वाई रुपीज। अब देखो हमने 7 बैट खरीदा एक्स रुपीज का, 6 बॉल खरीदा वाई रुपीज का, जब दोनों का प्राइस हम ऐड कर देंगे तो कितना आया टोटल 3800। पहले क्वेश्चन बनेगा, इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन बन जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। दो इक्वेशन बन गया, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। तो लिख लेते हैं फिर, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज एक्स रुपीज। पूरा लिखना है रुपीज, क्योंकि हम बैट का कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं ना, तो एक्स रुपीज में आएगा। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज वाई, क्या रुपीज। हमेशा याद रखना, जो भी यूनिट रहेगा वो यूनिट यहाँ रखना है, चाहे किलोमीटर में हो, मीटर में हो, सेकंड में, जो भी यूनिट रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से जो भी यूनिट रहेगा यहाँ लिखना है हमेशा, नहीं तो नंबर कट जाता है। सोचिए इतने से नंबर कट जाता है, इसलिए याद रखना। ठीक है, फिर दो इक्वेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला क्या बनेगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, पहला इक्वेशन। एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, दूसरा इक्वेशन ये बना। सॉल्व करते हैं आंसर आएगा। तो x के वैल्यू चलो इसमें निकाल लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 3x इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो माइनस 5y, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 1 ये है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, 7x पूरा ये है, 7x माइनस 17 लिखना चाहिए ना, 17 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 7 5 35 7 49 52 12 माइनस 7 5 35 अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो 1 2 5 क्या हो रहा है 2 5 माइनस 35y, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 18 अपॉन 3 इक्वल टू 3800। तो 1 2 2 5 0 माइनस 18 5
तीसरा मल्टीप्लिकेशन 3 8 24, 3 3 9 10 11। तो इसको इधर लेते हैं, उसको उधर भेज दो। तो 1 2 2 5 0 माइनस इक्वल टू 17y। तो 0 5 8 बस नहीं आएगा, इज इक्वल टू 17y। 17 5 85 होता है, 50 इज इक्वल टू y आया, यानी y की वैल्यू कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। y की वैल्यू किस में रखते हैं, इसी में रख देते हैं। तो मान लो इसको इक्वेशन 3 मान लें, क्या चलो इसी में रख देते, कोई दिक्कत नहीं, हो गया होगा। तो मान लो इसमें रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 ये है 3x + 5y इज इक्वल टू 1750। y पहले 50 आया है। पाँच तो प्रिंसिपल इसके बाद नहीं होगा, यहाँ का करते हैं। तो देखो 3x = 1500 आया है, तो जब कट करेंगे कितना आएगा, 500। तो ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। अब इसको हैंस करके लिखना पड़ेगा, तो चलो आखिरी में लिख लेना, ऐसे मैं यहाँ करके लिख दे रहा हूँ। आखिर में लिखना, हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x माइनस x वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 500 रुपीज़, और एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y रुपीज़, y कितना है 50, तो क्या लिख देंगे 50 रुपीज़। यही क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155। ठीक है, what are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? देखो आराम समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में मेन बस यही समझना है फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर, ज़्यादा समझना यही फिक्स चार्ज होता क्या। देखो समझो, पहले एक सिंपल एनालॉजी समझते हैं। जैसे कभी आप डॉक्टर दिखाने गए हो, मान लो कुछ सर्दी जुकाम हो गया हो या बुखार हो गया हो, दिखाने गए होगी, तो जब डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो उसका एक फिक्स चार्ज होता है कि मान लो 500 रुपये 600 रुपये लेता है, फिर आपको दवा वगैरह रिकमेंड करता है। तो जो 500 600 वो लिया है वो उसका क्या है, फिक्स चार्ज है। अच्छा, फिक्स चार्ज मान लो बहुत से डॉक्टर पर डे रखते हैं कि जितनी बार आप दिखाने आओगे, ऐसा थोड़ी कि 10 बार दिन में दिखाने गया 10,500 ले लेगा, तो कोई जाएगा ही नहीं उसके बाद, है ना। तो वो डॉक्टर जो 500 लेता है, वो जो अपॉइंटमेंट नहीं होता है कि आप डॉक्टर से मिलने जाते हो दिखाने जाते हो, तो वो फिक्स चार्ज एक रहता है। मान लो 500 है, तो अगर मान लो आज आप गए दिखाने डॉक्टर को, 500 ले लिया, मान लो कुछ देर बाद आपको लगा कि नहीं यार डॉक्टर मैं एक चीज़ बताना भूल गई, भी बता देता हूँ, तो जब वापस जाओगे तो वापस थोड़ी 500 ले लेगा कि लाओ दोबारा दिखा रहे 500 दो ना, इसलिए थोड़ी लेगा। वो जो 500 था वो फिक्स था, मतलब एक बार आपने उसको दे दिया कितना 500, ये क्या है फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है। बाकी और चार्ज क्या होगा, जो डॉक्टर दवा लिखेगा, फिर उसकी दवा जितनी महंगी होगी सस्ती होगी हिसाब से, तो वो क्या है दूसरा चार्ज रहेगा। फिक्स चार्ज मतलब ये है, ये फिक्स कर दिया गया 500 ही लगेगा, समझ लो कि नहीं। या दूसरा नॉलेज समझो, जैसे कभी आप लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करे हुए घर में, तो जब पिज़्ज़ा घर में ऑर्डर करते हो तो उसमें देखो दो क्या बोलते हैं फ़ी इंक्लूड रहता है। एक होता है डिलीवरी फ़ी, डिलीवरी शॉर्ट में फ़ी, और एक होता है पिज़्ज़ा पर ऑर्डर। कैसे बने पिज़्ज़ा पर ऑर्डर। देखो डिलीवरी फ़ी क्या होता है, आपका घर मान लो यहाँ है, वो पिज़्ज़ा यहाँ से बन के आया है, तो यहाँ तक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ तक जाएगी तो पैसा लेगा ना, एक डिलीवरी फ़ी है, कितना पैसा तो आपके घर तक पहुँचाने का लेगा। मान लो डिलीवरी फ़ी कितना है, मान लेते 50 रुपये है, मान लेते हैं। और ये पिज़्ज़ा पर ऑर्डर, ये ऐसे कह लो प्राइस पिज़्ज़ा पर ऑर्डर। मान लो तुमने कितना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, 10 पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, एक पिज़्ज़ा मान लेते हैं 60 रुपये का, तो कितना हो गया 600 हो गया।
तो ये क्या है, दूसरा प्राइस है, ये क्या है, पहला प्राइस है। इस प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स प्राइस बोलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कल तुम पिज्ज़ा ऑर्डर करोगे, तुम्हारा घर यहीं, तो कल ये डिलीवरी 50 60 ले लेगा, ये 70 ले लेगा, नहीं। अगर पिज़्ज़ा यहीं बन रहा है, तुम्हारा घर यहीं है, तो यहाँ से तुम्हारे घर तक डिलीवरी करने का जो पिज़्ज़ा डिलीवरी फ़ी है वो 50 रुपये ही लगेगा। लेकिन हाँ, चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा प्राइस पर पिज़्ज़ा ऑर्डर। मान लो तुम आज एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, कल 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे, परसों 3 पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे, तो एक पिज़्ज़ा का 10 रुपये का था, तो जिस दिन तुमने मान लो आज ऑर्डर किया, कितना पड़ा, 10 रुपये पड़ा। 50 मान लेते हैं, ज़्यादा सस्ता हो गया है ना, 50 रुपये, तो 50 से पड़ा। मान लो तुमने आज 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो एक पिज़्ज़ा 50 का था, तो 2 पिज़्ज़ा कितने पड़ेगा, 100 रुपये का पड़ेगा। मान लो आज मानो कि नहीं, आज 3 पिज़्ज़ा खाते हैं, तो एक पिज़्ज़ा का 50 था, 3 पिज़्ज़ा कितने पड़ेगा, 5 के 15, 150 रुपीज़ का पड़ेगा। समझ रहे हो, चेंज क्या हो रहा है, चेंज ये वाला फी हो रहा है। क्या चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा, डिलीवरी फी। तो यहाँ पे डिलीवरी फी क्या है, फिक्स चार्ज है। अब समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस ऑफ कवर्ड। एक सिटी में एक टैक्सी की चार्जेस के बारे में बताया जाता है। अच्छा मान लो, जैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो 10 किलोमीटर हम चल रहे हैं किसी सिटी में, तो कितने रुपए लग रहा है, 105 रुपये लग रहा है। फिर अगर मान लो उस सिटी में हम लोग 15 किलोमीटर जा रहे हैं, कितना ले रहा है, 155 रुपये लग रहा है। अब ध्यान समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है इस 10 किलोमीटर में जो 105 रुपये लिया गया है, इस 105 में 2 चार्जेस इंक्लूड है। पहला चार्ज फिक्स चार्ज, CHARG। दूसरा चार्ज क्या है, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। इसका मतलब ये है 10 किलोमीटर चले ना, हो सकता है, अभी हमें नहीं पता कितना चार्ज है। मान लेते हैं 10 किलोमीटर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मान लो 1 किलोमीटर है, ठीक है। ऐसे पूरा हो सकता है कि शुरुआत के 2 किलोमीटर का, मान लो 1 किलोमीटर ये चला, 1 किलोमीटर, शुरुआत के 2 किलोमीटर को आपसे 10 रुपये लिया हो, मान लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे 3 किलोमीटर चले, वो कहा नहीं, 5 रुपये लगेगा। फिर जैसे 3 किलोमीटर चले, मतलब 1 किलोमीटर चले, फिर 5 रुपये लगेगा। फिर जैसे 1 किलोमीटर, फिर 5 रुपये लगेगा। फिर 1 किलोमीटर 5 5 चलता जा रहा है। लेकिन उसने शुरुआत में क्या कहा था कि जैसे ही शुरुआत 10 किलोमीटर चलोगे, आपसे 10 रुपये हम लेंगे, ये फिक्स हो गया है। अगले दिन मान लो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगले दिन मान लो फिर 2 किलोमीटर चले, कितना रुपये लिया, 10 रुपये। इस बार कहा नहीं, अब तो त्योहार आ गया, अब हमसे पर किलोमीटर 5 रुपये नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 6 रुपये लेंगे। मान लो जैसे यहाँ तक शुरुआत में 2 किलोमीटर को फिक्स करा हुआ, शुरुआत में आप क्या कोई भी बैठो, हम सबसे 10 रुपये लेंगे, शुरुआत में 2 किलोमीटर का। फिर जैसे आप तीसरा किलोमीटर चले, वो कितना 5 रुपये नहीं लिया, कितना लिया, 6 रुपये लिया, कहा कि त्योहार आ गया, ज़्यादा पैसा लेगा। फिर जैसे 6 किलोमीटर चले, मतलब सॉरी 1 किलोमीटर चले, फिर कितना लिया, 6 रुपये। फिर 1 किलोमीटर चले, 6 रुपये। फिर 1 किलोमीटर चले, 6 रुपये लेता गया, तो बढ़ क्या रहा है, मतलब चेंज क्या हो रहा है, ये वाला प्राइस चेंज हो रहा है। क्या फिक्स है, ये वाला प्राइस फिक्स है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिक्स प्राइस बोल रहे हैं, क्योंकि उसने फिक्स कर दिया है। जैसे डॉक्टर के यहाँ जब दिखाने गए थे, शुरुआत जो 500 रुपये रहता है, ये कहीं कि मान लो 600 रुपये लगता है या 800 कुछ भी लगता है, वो फिक्स चार्ज है। बाकी जो दूसरा चार्ज क्या होता है, जो दवा लिखेगा वो क्या दूसरा चार्ज है। अब यही हमें फाइंड करना है कि ये फिक्स चार्ज कितना है, कितना ले रहा है फिक्स चार्ज। मान लेते हैं फिक्स चार्ज X रुपीज है, हमें नहीं पता इसलिए हमने मान लिया। और चार्ज पर किलोमीटर कितना चार्ज है, हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं Y रुपीज है। अब ये दोनों का प्राइस है, फिक्स चार्ज को मतलब X प्लस Y दोनों को अगर ऐड कर दे, कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। लेकिन अभी गलत है, क्योंकि 10 किलोमीटर चले ना। अब देखो, अगर 1 किलोमीटर चल रहे हैं, हमें नहीं पता कितना रुपए ले रहा है, तो हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर को Y रुपए माने, है ना। जब 2 किलोमीटर चलेंगे कितना रुपए मानेंगे, जब 1 किलोमीटर को Y रुपए, 2 किलोमीटर कितना होगा, 2Y होगा। 3 किलोमीटर कितना होगा, 3Y होगा। इसी तरह 10 किलोमीटर कितना होगा, 10Y होगा, 10Y होगा ना। अब इसी 10Y में हमें फिक्स चार्ज ऐड करना पड़ेगा, तब कितना आएगा, 105 आएगा। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो 10Y है, ये 10Y चार्ज बस पर किलोमीटर को दिखा रहा है, लेकिन इस चार्ज पर किलोमीटर में हमने अलग से क्या जोड़ा है, फिक्स चार्ज ना, क्योंकि हमें नहीं पता है। क्वेश्चन में कहा है इस चार्ज में जो 105 रुपये आ रहा है, इसमें फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है और चार्ज पर किलोमीटर भी इंक्लूड है। क्वेश्चन में पढ़ते हैं, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर, उसके साथ विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, उसके साथ जो चार्ज जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी ऐड किया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, x प्लस 10y
इज इक्वल टू 105। 1 किलोमीटर का y रुपये, 2 किलोमीटर का 2y, 10 किलोमीटर का 10y। लेकिन इसके साथ साथ इसमें फिक्स चार्ज भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमने x जोड़ दिया, हमें नहीं पता कितना चार्ज है, तो मान लेते हैं कि x रुपीज़ लग रहा है जो फिक्स चार्ज है, तो दोनों का ऐड करेंगे, कितना पैसा हमसे ले लिया, 105 रुपये हमसे ले लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, x प्लस कहाँ गया, 15 किलोमीटर ना, तो 15y इज इक्वल टू 155। पहले क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरे क्वेश्चन ये बनेगा। अब सॉल्व करेंगे, फिर एक्स वाई के वाला आंसर आएगा। जब आंसर आएगा तब ये वाला पार्ट करेंगे। पहले ये तो कर ले इतना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो सॉल्व करें। तो लेट कर लेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज x रुपीज। हमने मान लिया x रुपीज है, हमें नहीं पता है। एंड चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जब 10 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर y रुपीज़, 2 किलोमीटर 2y, 3 किलोमीटर 3y, 10 किलोमीटर 10y। लेकिन इसमें क्या है, फिक्स चार्ज भी इंक्लूड करना है। तो प्लस क्या कर देंगे x, कितना आएगा टोटल। अच्छा, जब दोनों का ऐड कर देंगे कितना आना चाहिए, 1 कहाँ गया, हाँ 105। इक्वेशन इसी की जैसे बन जाएगा, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, इक्वेशन 2। अब दोनों सॉल्व कर लेंगे। x is equal to 155 minus 15y. Put the value of this in equation 1. Equation 1 ये है, x plus 10y is equal to 105। x कितना है, 155 minus 15y plus 10y is equal to 105। 155 minus 5y is equal to 105। 155 ये माइनस हो जाएगा, इसको उधर भेज दे रहे हैं, तो 5y ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 5y। कट करेंगे तो आएगा y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू किस में रख दें, 1 वाले में रख दें। चलो यहाँ रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये है, x प्लस 10y इक्वल टू 105। y की वैल्यू 10 है, इक्वल टू 105। चाहे तो आप ऐसे बता दो, क्योंकि y इज इक्वल टू 10 था इसलिए। x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। तो आखिर में क्या लिखेंगे, चलो लिख देते हैं यहीं पर, यहाँ लिख देते हैं। आखिर में लिखेंगे हेंस, यही लिख देते हैं, हेंस द फिक्स्ड चार्जेस इज x कितना है 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज y कितना है 10। अब देखो एक बार इसको इक्वेशन में हम लोग रख के देख लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आएगा। हमने x प्लस 10y माना था, तो कहाँ करेंगे, यही मान लेते हैं। x वैल्यू कितना है 5 है, 10, y वैल्यू कितना है 10 है, इक्वल टू 105। देखो इसका मतलब क्या है, 1 किलोमीटर का हमने y माना था, 2 किलोमीटर 2y, 10 किलोमीटर 10y। इसका मतलब क्या है, 1 किलोमीटर का 10 रुपए ले रहा है, तो 10 किलोमीटर हम चले हैं, तो 10 किलोमीटर इंटू 10, तो 10 हमें 100 हो गया। और फिक्स चार्ज कितना था, 5 रुपये फिक्स चार्ज ले रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या, फिक्स चार्ज मतलब ये है, जैसे मान लो जैसे आप टैक्सी बुक करने जा रहे हो, आपको यहाँ से कहीं 2 किलोमीटर जाना है, तो उसने कह दिया ठीक है, आप जैसे टैक्सी में बैठोगे, टैक्सी में बैठने का 5 रुपये हमने फिक्स कर दिया, आप बैठो चाहे कोई बैठो, 5 रुपये लगेगा, ये फिक्स चार्ज है। उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर हम लेंगे, तो ये चार्ज पर किलोमीटर कितना ले रहा है, 10 रुपये ले रहा है कि 1 किलोमीटर 10 रुपये, 2 किलोमीटर 20 रुपये, 10 किलोमीटर 100 रुपये हो गया। 5 रुपये फिक्स कर दिया, हम सबसे लेंगे फिक्स चार्ज कितना, 5 रुपये। वैसे यहाँ पर है, बस सेम क्वेश्चन है। अब देखो इसका अगला पार्ट क्या है, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अगला पार्ट है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे
फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब मान लो हमें 25 किलोमीटर जाना है तो कितना हमें पे करना पड़ेगा। देखो 25 किलोमीटर में चार्ज पर किलोमीटर भी रहेगा और फिक्स चार्ज भी रहेगा, दोनों रहेगा ना। अच्छा फिक्स चार्ज कितना है, चाहे जितना किलोमीटर चलो, 5 रुपये आया ना तो 5 रुपये फिर लेगा ही लेगा वो। तो सॉल्व कर दे इसे, ये ऐसे कर दे, यही रेस करते हैं, वो अच्छा लग रहा है ना। तो यहां लिखेंगे एंड अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर इज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। तो ऐसे बता दो इसके बाद। अब देखो इस 25 किलोमीटर में चार्ज पर किलोमीटर भी रहेगा, फिक्स चार्ज भी रहेगा। फिक्स चार्ज कितना लग रहा है, 5 रुपीज प्लस 1 किलोमीटर 10 रुपये, क्योंकि 10 रुपये है ना, 2 किलोमीटर 20 रुपये, 25 किलोमीटर 25 इंटू 10 लगेगा, यही होगा। 5 प्लस 250 हो जाएगा इज इक्वल टू 255 रुपीज। यानी अगर मान लो आपको 25 किलोमीटर जाना है तो आपको कितना देना पड़ेगा, 255 रुपये, जिसमें से 5 रुपये वो फिक्स चार्ज है, वो हर व्यक्ति से लेगा। बाकी पर किलोमीटर कितना ले, 10 रुपये ले रहा है। तो आप 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, तो ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। देखो एक ऐसा फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाता है। कब बन जाता है, जब इसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हम 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फिर अगर इसी फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। देखो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन की बात हुई है। अगर मैं पूछूं फ्रैक्शन क्या होता है, आप एग्जांपल दो तो आप कहोगे सर 2/3 फ्रैक्शन है, 5/7 फ्रैक्शन है, ठीक है, ये आपको पता है। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, मतलब हमें फ्रैक्शन नहीं पता, तो हम मान लेते हैं एक फ्रैक्शन है जो कि x/y है। एक ऐसा फ्रैक्शन हमने माना जिसका न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। हमें नहीं पता इसलिए हमने मान लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक ऐसा फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाता है। कब बन जाता है, जब इस फ्रैक्शन के, मतलब इसके, हमने इसको माना ना, जब इस फ्रैक्शन में इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करते हैं। फ्रैक्शन ये है, ये 9/11 कब बना, जब इसके न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, ठीक है, बन गया 9/11 बन गया। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन बनेगा, फिर दूसरे क्वेश्चन क्या बनेगा, इफ 3 इज एडेड। अगर मान लो इसी फ्रैक्शन में इसके न्यूमरेटर में हम 3 ऐड कर दें, इसके डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना ना, हाँ, इट बिकम्स 5/6। तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है। इसको सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो x y की वैल्यू आएगा। तो क्या लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, देन फ्रैक्शन वुड बी x/y। बस let the numerator of the fraction be x. Let the numerator of the fraction be x and the denominator of the फ्रैक्शन बी वाई। तो अच्छा फ्रैक्शन क्या होगा, देन फ्रैक्शन जो होगा वो होगा x/y। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक फ्रैक्शन माना x/y, उसी को हमने बता दिया। इस फ्रैक्शन का x क्या है, न्यूमरेटर है, y क्या है, डिनोमिनेटर, बस हो गया। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन बन जाता है क्या, 9/11। कब बनता है, जब इसी फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं, इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हम जब 2 ऐड करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11x + 2 = 9y + 2। 11x 11 दूनी 22 = 9y 9 दूनी 18। 11x - 9y + 22 - 18 = 0।
11x माइनस 9y 4 इक्वल टू 0। ये बना पहला इक्वेशन। अब लिखते हैं एंड। अब जब इसमें 3 ऐड करते हैं इसके न्यूमरेटर में तो कितना बन जाता है 5/6। ये फ्रैक्शन बन जाता है 5/6 कब, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, जब इसके न्यूमरेटर में हम 3 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में हम जब 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x प्लस 3 इक्वल टू 5y प्लस 3। 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y 15। 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इक्वल टू 0। 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहीं से चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6x बाकी सब उधर भेज देते हैं, तो 5y माइनस 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू होगा 5y माइनस 3 अपॉन 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। देखो आप ध्यान से, जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस तरह नहीं लिखना है, पूरा एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन लिखना है, क्योंकि एग्जाम में कॉपी में जगह रहता है ना, इस थोड़ी कि एक ही कॉपी मिलेगा फिर बी सी नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना, अच्छे से लिखना पूरा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं, इसलिए मैं सब सटा सटा के लिख रहा हूँ पूरा। हाँ, अब इसको इरेज करना पड़ेगा। नोट हो गया? तो x की वैल्यू इसमें रखते हैं। तो इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 9y, 11x है पूरा, 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। 11 अरे मल्टीप्लाई करते हैं, 11 × 5 = 55 होगा, 11 × 33 अपॉन 6 माइनस 9y, y को उधर भेज, सॉरी 4 को उधर भेज दो तो -4 हो जाएगा। 55y माइनस 33, 6 9 54 अपॉन 6 इज इक्वल टू -4। 55y, अच्छा पूरा माइनस कर देते हैं, ये 55y 54 कितना होगा, केवल y आएगा, तो -33, 6 चौक 24, ये हो गया। उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y आया 9। y की वैल्यू किसमें रख दें, 1 में रख दें, 1 तो उड़ गया। अच्छा यही तो है, फ्रॉम 1 ये है। 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। इलेवन एक्स माइनस 9, वाई है 9, वाई को 4 को उधर भेज दिए, फिर 9 81, तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 81 माइनस 4, तो 11x 81, ये होगा 77, तो x इज इक्वल टू 7। तो इसका न्यूमरेटर आया 7 और डिनोमिनेटर आया 9। अब लिखेंगे हेंस करके, तो आखिर में क्या लिखना, हेंस, मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आखिर में लिखेंगे हेंस द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी लिखें क्या, ठीक है। अब यहाँ लिखना आखिर में, हेंस द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x माइनस x, कितना आया 7, एंड द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज y कितना है 9। अच्छा हमने जो इक्वेशन बनाए थे, अच्छा फ्रैक्शन फिर क्या बन जाएगा आखिरी में, फ्रैक्शन बन जाएगा आखिरी में, एंड देन फ्रैक्शन x अपॉन y, x कितना है 7
वाई कितना आया 9। एक बार जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसको सेटिस्फाई कराएं, देखिए बनता है कि नहीं। तो क्या था, x+2 अपॉन y+2 इज इक्वल टू 9/11। x कितना है 7 प्लस 2, y कितना है 9 प्लस 2, देखो 8 7 8 9 9 10 11, देखो आगे कि नहीं, है ना। पहला वाला वेरीफाई हो गया, दूसरा वाला कर लेते हैं। देखो हम लोग ये वेरीफाई अपने समझने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं करना है। हाँ, दूसरा था x+2 सॉरी 3 अपॉन y+3 इज इक्वल टू 7, कितना आएगा देख लेते हैं। x वैल्यू कितना है 7 + 3 और y कितना है 9 + 3, तो 7 3 10 9 3 12, तो कटेगा क्या, यस 2 5 10 2 चौक 12, हाँ 2 6 12, चौक क्या होता है 5/6, ये आ रहा था, यस 5/6। तो देखो वेरीफाई हो गया, यानी हमने जो लेट किया था सब सही किया था। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखो आराम से समझते हैं। इस क्वेश्चन में 2 कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर है जैकब और एक है हिज सन। तो मान लो ऐसे शो कर देते हैं। देखो सिंपल कैलकुलेशन के लिए पहले हम लोग एकदम सिंपल इजी डिजिट लेते हैं। मान लो जैकब की और इसके बच्चे की जो प्रेजेंट एज है हम मान लेते हैं एकदम सिंपल वाला प्रेजेंट एज मान लेते हैं। इसकी प्रेजेंट एज है 40, चलो 45 मान लेते हैं। इसके बच्चे की प्रेजेंट एज मान लेते हैं 20 साल। तो मान लेते हैं ये 45 साल का है, इसका बच्चा 20 साल का है। अच्छा 5 साल बाद क्या होगा, जैकब में 5 ऐड कर देंगे, इसके बच्चे में 5 ऐड कर देंगे, है ना। 5 साल में दोनों 5 साल बढ़ जाएंगे। तो जैकब आफ्टर 5 ईयर लिख दे रहे हैं, आफ्टर 5 ईयर वाई में ये 50 साल का हो जाएगा, इसका बच्चा 25 साल का हो जाएगा, ठीक है। 5 साल पहले क्या होगा, यहाँ -5 कर दे रहे हैं। -5 मतलब 5 साल पहले जैकब का कितना 45 साल था, तो 5 साल पहले ये 40 साल का होगा, इसका बच्चा 15 साल का होगा, है ना। अच्छा ये हम कब बता पा रहे हैं, जब हमें इसकी प्रेजेंट एज पता है तभी तो बता पा रहे हैं। लेकिन क्या हमें इसकी प्रेजेंट एज पता है, नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं जो जैकब इसकी प्रेजेंट एज x ईयर है, क्योंकि हमें नहीं पता इसलिए हमने मान लिया। हम मान लेते हैं इसके बच्चे की प्रेजेंट एज y ईयर है और हमें यही निकालना है। अगर हमें पता होता तो हम तुरंत ऐड करके बता देते, लेकिन पता ही नहीं है। अब जब नहीं पता है तो मान लेते हैं यहाँ x है, हमें नहीं पता तो यहाँ मान लेते हैं y है। अब इसमें मान लो 5 ऐड करेंगे, 5 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी जैकब की, x + 5 हो जाएगा। 5 साल बाद इसके बच्चे की एज कितनी होगी, y + 5 हो जाएगा, है ना। 5 साल पहले क्या होगा, इसकी प्रेजेंटेज x है, तो 5 साल पहले x - 5 हो जाएगा, इसी में से घटाएंगे। 5 साल पहले इसके बच्चे की y - 5 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यही से बात बन रहा है सब कुछ, बस यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन का सार है, हो गया खत्म क्वेश्चन। तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x ईयर एंड दैट ऑफ हिज सन इज y ईयर्स, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले एकदम आराम से और क्या बोलते हैं इजी स्टेप में मैं करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो लिख लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x ईयर्स, है ना, एंड the present age of his son is y years, ठीक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 5 years hence लिखते हैं आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद इसकी एज में 5 ऐड कर देंगे, इसकी एज में 5 ऐड कर देंगे। सो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, जैकब्स एज पहले x साल का था, 5 ऐड कर देंगे 5 साल बाद, तो x + 5 ईयर का हो जाएगा, यही होगा। चलो अच्छा रहने इसको मत लिखो, अच्छा लिखो कोई दिक्कत नहीं। एंड सन्स एज, उसके बच्चे की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले 5 y साल का था तो उसमें 5 ऐड कर देंगे,
देखो मैं एकदम बेसिक से लिखवा रहा हूँ, जो आपको ये क्वेश्चन मतलब एज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप ये सब मत लिखना, डायरेक्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन इक्वेशन बनाना खत्म हो गया। लेकिन जिनको नहीं समझ में उनके लिए बेसिक्स लिखना जरूरी है ना। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा लिख चुके हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा है, 5 years हेल्थ, 5 साल पहले ये कंडीशन बनेगा, यहाँ तक हम बना दिए। अब इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन ये बनेगा जैकब की जो एज है, जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज, अच्छा 5 साल बाद अब जैकब की एज ये है, 5 साल बाद इसकी बेटी की एज ये है पूरा, तो इसकी एज लिखते हैं x + 5 इज इक्वल टू y + 5 लिख ली। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन में, जैकब एज विल बी 3 times, जैकब की एज है 3 times है किसकी, अपने बेटे की एज की, तो 3 times इसीलिए तो करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + 5 इज इक्वल टू 3y 15, x + 5 - 3y - 15 इक्वल टू 0। इसको यहाँ कर लेते हैं, विजिबल नहीं है ना, तो x - 3y - 15 है, -10 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 आ गया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ से बनेगा 5 years अगो। अब जैसे सेम 5 years आगे कर रहे थे, 5 years पीछे चले जाएंगे, हो गया। एंड 5 years अगो, 5 साल पहले क्या होगा, अच्छा जो भी हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं एज में, वो उसके प्रेजेंट एज से कर रहे हैं, तो 5 साल पहले मतलब प्रेजेंट एज से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। जैकब की एज क्या होगा, जैकब एज 5 साल पहले जो भी इसका एज था प्रेजेंट में, उससे माइनस कर देंगे 5, हिज सन्स एज, और उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में y था, माइनस कर देंगे 5, ईयर हो जाएगा। अब इक्वेशन कैसे बनेगा, जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, तो बने कैसे, x - 5 7 times है ना, 7 × y - 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, x - 7y ये उधर जाएगा प्लस होगा, तो ये होगा -30, विजिबल नहीं है ना, कोई बात नहीं, ये एरेस कर दें। तो इसके नीचे देखो ये लिखा है, x - 5 था, तो x - 7y -30 इधर लेके आएंगे तो +30 इक्वल टू 0, ये बना इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अरे तो इक्वेशन 2 ही लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू बाकी सबको उधर भेजो, तो 7y - 30, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, x - 3y - 10 इक्वल टू 0, x कितना है 7y - 30 - 3y - 10 इक्वल टू 0, 7y कितना हो जाएगा 4y - 40 इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 40, कट जाएगा तो y कितना आया 10। अब y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दें, चलो बंदा रख देना, कोई दिक्कत नहीं, किसी में रखो आंसर सेम आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 रख दें, 1 है x - 3y - 10 इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, इसके बाद इरेज कर दें इसे, x - 3y की वैल्यू है 10, -10 इक्वल टू 0, रीजन y इज इक्वल टू हमने 10 रखा है, x - 30 - 10 इक्वल टू 0, x - 40 इक्वल टू 0, यहाँ से x वैल्यू कितना है 40 आया। आखिर में क्या लिखेंगे, मैं यही लिख दे रहा हूँ, आखिर में लिखना है हेंस, मैं यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x ईयर, x कितना है 40, यानी 40 years हो जाएगा, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y ईयर, y कितना है 10,
10 रख देंगे, यही आंसर है।